नमस्कार मित्रों, दो नाम साहित्य के क्षेत्र में ऐसे हैं जो बार बार इस बात की गवाही देते हैं कि जब एक साहित्यकार अपने अलग अलग कारणों से किसी भी राजनैतिक विचारधारा से जुड़ता है तो उसके बाद स्थितियां कैसे बदल जाती हैं और क्या होता है ये कुछ समझना आसान नहीं है। पहला पात्र जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो थे श्रीकांत वर्मा। श्रीकांत वर्मा नई कविता के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में पहचाने जाते रहे और उससे पहले वो पत्रकारिता में भी रहे और एक हिंदी के एक अच्छे पत्रकार के रूप में और बाद में एक आधुनिक कवि के रूप में हिंदी के आधुनिक जो काव्य था उसके एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उनकी पहचान बिल्कुल अलग ढंग से सामने आई। लेकिन उनका एक दूसरा रूप भी सामने आया जिसका विश्लेषण करना आसान नहीं है। वो रूप था राजनीति का कि श्रीकांत वर्मा जैसा प्रबुद्ध कवि जिसकी हर कविता में आधुनिक चेतना रची बसी हुई थी, वो राजनीति में कैसे प्रवेश कर गया, क्या सोचकर प्रवेश कर गया, ये समझना आसान नहीं है। उसका कद देखते हुए, उसकी सृजनशीलता को देखते हुए, उसके कृतित्व देखते हुए, उसके काव्य संकलनों को देखते हुए हम बिल्कुल इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि वह अवसरवादी था। ऐसा नहीं था। जब उसकी कविताओं का तेवर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह व्यक्ति सक्रिय या सामान्य ज़िंदगी में अवसरवादी तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये विचारक किस्म का व्यक्ति है और विचारक व्यक्ति के जीवन में अवसरवादिता के लिए कोई स्थान नहीं होता। अब उसके बाद जो स्थिति है वो अलग है। श्रीकांत वर्मा कालांतर में श्रीमती इंदिरा गांधी के सर्वाधिक विश्वस्त व्यक्तियों में शुमार हुए जाने लगे और एक समय वो भी आया जब वो इंदिरा कांग्रेस के अधिकृत रूप से प्रवक्ता घोषित किए गए और प्रवक्ता के रूप में उन्होंने श्रीमती गांधी की नीतियों, उनके राजनीतिक चिंतन के बारे में न केवल मीडिया को एड्रेस किया, न केवल मीडिया से संपर्क साधा, बल्कि उन्होंने एक वैचारिक पृष्ठभूमि श्रीमती गांधी की सोच को, उनके राजनीतिक दर्शन को देने की एक प्रक्रिया भी आरंभ की। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं मित्रों, इनमें समझना बहुत कई बार पेचीदा होता है और बाद में उन्हीं श्रीकांत वर्मा के बेटे का, पहले श्रीकांत वर्मा की बात ही कर लेते हैं कि संसद में ये चुने गए, बाकायदा लोकसभा की सदस्यता के लिए चुने गए और ये सदस्यता सिर्फ इनका नहीं था अपनी उपलब्धि, बल्कि वो उपलब्धि इनकी माँ के साथ भी जुड़ी हुई थी। इनकी माँ भी सांसद लंबे अरसे तक रहीं। श्रीकांत वर्मा स्वयं पहले 5 साल की अवधि तक सांसद रहे और उसके बाद 2 साल की अवधि तक फिर से सांसद रहे, क्योंकि दूसरी अवधि वो पूरी नहीं कर पाए। इसी बीच में कैंसर से पीड़ित हो गए और वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाए और उन्होंने आखिर अंतिम सांस भी ले ली। तो ये सारे के सारे जो सोपान हैं, जो राजनीति के गलियारों से गुज़रे और कहाँ वो साहित्य के गलियारों से चले थे, नई कविता आंदोलन के गलियारों से चले थे, कैसे उनका उधर प्रवेश हुआ और उस प्रवेश को हम कैसे न्यायोचित ठहराएं, तर्कसंगत ठहराएं, ये बात समझ में आनी ही आसान नहीं है। अब आप कहेंगे जी विजय देव नारायण शाही जैसे कई लोग ऐसे भी थे जो समाजवादी आंदोलन का हिस्सा बने, जो डॉक्टर लोहिया की वैचारिकता से प्रभावित रहे, लेकिन विजय देव नारायण शाही ने कभी सत्ता के गलियारे में प्रवेश पाने के लिए डॉक्टर लोहिया के चिंतन का कभी उपयोग नहीं किया। ये बात सिद्ध होती है, हमारे सामने प्रमाण है इस बात का, कि समकालीन इतिहास की बात है। लेकिन श्रीकांत वर्मा के बारे में यह, श्रीकांत वर्मा का बेटा अभिषेक वर्मा जिसकी चर्चा बड़े उन दिनों में श्रीकांत वर्मा के जीवन काल में सम्मान के साथ की जाती थी और जिसने इतना धन उसके पास था कि उसने विशेष रूप से कहा जाता है कि $10 मिलियन उसने
या $1 मिलियन और $10 मिलियन के बीच में एक राशि जो विवादास्पद है, अभी तक निश्चित नहीं हो पाया, उतनी राशि से एक श्रीकांत वर्मा के नाम का एक ट्रस्ट भी बनाया और उस ट्रस्ट के माध्यम से कुछ अपने कार्यक्रम घोषित किए। उसमें लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना, लोकतांत्रिक विचारों को फैलाना, ये सारी चीज़ें शामिल थी। लेकिन बाद में अभिषेक वर्मा का नाम जब हथियारों की तस्करी से और हथियारों के खरीद के मामले में जब उठा, तो उस वक्त सबको लगा कि ये सत्ता का गलियारा जो है ये साहित्य के लोगों और चिंतकों के लिए बना ही नहीं। इसमें रहना है तो अपना दामन बिल्कुल वैसे ही बचा के रहना होगा जैसे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने बचा के रखा अपने आप को। उनकी पहचान, यद्यपि वो नेहरू के भी करीब थे, उससे पहले गांधी के भी वो अपने उसके फॉलोवर थे, उसके समर्थक थे गांधीवाद के भी, और उसके बाद उन्होंने कालांतर में जब ये कुरुक्षेत्र और हुंकार जैसी कृतियाँ लिखी तो उनका एक पहचान उनकी अलग रूप में सामने आई। एक राष्ट्रवादी महाकवि के रूप में उनकी पहचान स्थापित हुई। जब उनका संस्कृति के 4 अध्याय आई तो और भी ज़्यादा पहचान को पुख्तगी, मजबूती, दृढ़ता मिली। लेकिन श्रीकांत वर्मा अपने आप को रामधारी सिंह दिनकर या ऐसे लोगों के समकक्ष कभी नहीं रख पाए। वो सक्रिय राजनीति, सत्ता की राजनीति, सत्ता के एक तंत्र की राजनीति में इतने गहरे से प्रवेश कर चुके थे कि वहाँ से वापसी नई कविता के क्षेत्र में उनके लिए संभव ही नहीं थी। और मित्रों, जब ये संकट आ जाए, इतना से बड़ा संकट, और उस संकट से निकलना कितना मुश्किल हो जाता है, मैं समझता हूँ कि जो भी लिखने लिखाने वाला व्यक्ति उसको ये बात सोचनी तो होगी। क्या लेखक के साथ, क्या एक प्रगतिशील और आधुनिक कविता के लेखन के साथ साथ क्या सत्ता का गलियारा जो है वो साथ साथ चल सकता है? श्रीकांत वर्मा का अस्तित्व इस बात का गवाह है कि वो जब से कांग्रेस के प्रवक्ता बने, अधिकृत प्रवक्ता बने, उसके बाद वो कुछ भी वैसा नहीं लिख पाए जैसा उन्होंने अपने पहले काव्य संकलनों, मगध और अन्य संकलनों में लिखा था। तो ये एक परिस्थिति ऐसी होती है जिसमें लिखने लिखाने वालों को बहुत कुछ सोच कर इन चीज़ों के बीच में, इन गलियारों के बीच में प्रवेश करना पड़ता है। वहाँ बेहद फिसलन है और उस फिसलन में सबसे ज़्यादा ख़तरा, जोखिम उन लोगों का होता है जिनका आधार वैचारिक होता है या सृजनशील होता है, या कविता का आधार होता है या साहित्य का आधार होता है। ऐसी पृष्ठभूमि को लेकर अगर आप सत्ता के गलियारे में प्रवेश करते हैं तो आपके पाँव कहीं भी डगमगा सकते हैं, आप पर कहीं भी अलग अलग तरह के छिछोरे किस्म के आरोपों की बौछार भी हो सकती है। क्या उस बौछार से आप अपनी अस्मिता, काव्यात्मक अस्मिता को बचाने में समर्थ हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत अनेक साहित्यकारों के ऊपर ये टंका, और फिर कभी एक और ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जब भी मौका मिलेगा, और वो शख्सियत है ब्रजेश सिंह। तो ब्रजेश सिंह के बारे में भी बहुत रोचक बातें सामने आती हैं। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और उनकी जीवन शैली, ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय बनी। कालांतर में इन पर अलग से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।